निश्चित जीत है भगवान से कर तेरी सच्ची जो प्रीत है तू हारेगा नहीं तेरी निश्चित जीत है। ओम शांति। गुड इवनिंग और सबका दिल से स्वागत है। जो भी हमारे भाई बहन आज जूम और हमारे वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, आप सभी को हम वेलकम करते हैं। भाइयों और बहनों, हम आज के लिए आपके लिए एक सुंदर टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक का नाम है सफलता की चाबी स्मृति, द की टू सक्सेस अवेयरनेस। भाइयों और बहनों, सफलता प्राप्त करने की इच्छा किसे नहीं होती, चाहे वो छोटा बच्चा हो, धीरे से चलना सीखता हो, एक स्टेप लेता है, वो उसके लिए सफलता है। स्टूडेंट होता है, स्कूल जाता है, एग्जाम्स पास करता है, वो उसके लिए सफलता होती है। जब हम बड़े होते हैं, काम करते हैं, प्रोग्रेशन करते हैं, सफलता है। तो किसे ये इच्छा नहीं होती है? तो आइए इस सुंदर टॉपिक को और हम गहराई से जानते हैं, और ये जानने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं शांतनु भाई। शांतनु भाई, वेलकम। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर अश्मी एंड ओम शांति हर एक को जो यहाँ उपस्थित हैं। ओम शांति। थैंक यू। तो मैं शांतनु भाई का थोड़ा सा परिचय दे दूं। शांतनु भाई, आप सारे विश्व को अपना घर मानते हैं, यानी कोई डिफरेंस नहीं रखते। आप चाहे जहां भी हो, आप अपने घर में जैसे रहते हो वैसे ही वहां पे भी रहते हो। आप वैसे तो माउंट आबू इंडिया में बेस्ड हो, और आप लास्ट ईयर COP26 के लिए यूके आए थे ज्वाइन करने के लिए, और तभी से आप अपनी सेवाएं भी यहाँ दे रहे हैं। आपने ग्रेजुएशन फैशन डिजाइन NIFT कोलकाता से की है, और अपने बैचलर्स डिग्री फाइन आर्ट्स में भी प्राप्त की है। तो शांतनु भाई, आज इस सुंदर टॉपिक के लिए हम आपके सामने थोड़े प्रश्न लेके आए हैं, और जो भी भाई बहन प्रश्न लिखना चाहते हैं चैट बॉक्स में जरूर लिखें। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि उन प्रश्नों का उत्तर हम शांतनु भाई से जानेंगे। तो शांतनु भाई, हम जानना चाहते हैं सफलता का मतलब क्या है? इसे आप थोड़ा हमें विस्तार से समझाइए। थैंक यू अश्मी बेन एंड पहले तो आप बताइए, मेरा आवाज क्लियर है आपको? ओके। तो मुझे नहीं लगता कि सफलता का कोई डेफिनेशन ऐसा होगा या कोई ऐसी परिभाषा होगी जो मुझे किसी को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई सफलता अनुभव कर चुका होता है अपने जीवन में, चाहे वो डे टू डे बेसिस में हो, रोजमर्रा के जीवन में हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने केवल इतना ही लक्ष्य रखा है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, और अगर वो उसने अचीव कर लिया तो सफलता क्या है उसे पता है, और अगर नहीं अचीव किया है तो भी उसे पता है कि उसने क्या नहीं अचीव किया। फिर कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होता है, कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होता है, तो सफलता का डेफिनेशन एक्चुअली सबको पता होता है। लेकिन वो जो परिभाषा है सफलता की, वो कई बार हम केवल ऊपरी ऊपरी तौर पे समझते हैं कि कुछ पा लेना, कुछ हासिल कर लेना, यही शायद सफलता है। लेकिन अगर हम उसकी गहराई में जाएं तो उस शब्द में ही उसकी परिभाषा है। सफलता शब्द में फल आता है, और फल जो है वो मीठा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, आधा पका भी हो सकता है, आधा खाया भी हो सकता है, पूरा पौष्टिक न्यूट्रिशियस परफेक्ट हो सकता है। फल फल होता है। फल के फल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बीज से। अगर बीज मैंने नीम का बोया है और मैं एक्सपेक्ट करूं कि मुझे आम मिले, तो फिर निष्फल मैं ही होऊंगा। लेकिन अगर मैंने आम का ही बीज लगाया है और मैं आम ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो उसको हम कहेंगे सफलता। अगेन, आम मैंने
छोटा वाला साइज का लगाया है। माउंट आबू में जो भी मधुबन आए होंगे उनको पता होगा, राजस्थान में माउंट आबू में देयर इज अ स्पेशल वैरायटी, एक बहुत विशेष प्रजाति है आम की, इसको हम चुस्की आम कहते हैं। इतने छोटे छोटे होते हैं चॉकलेट की तरह, बस एक बार में मुंह में डाल लिया। अब आपने उस आम का बीज लगाया है और आप सोच रहे हो कि मुझे अल्फांसो जैसे बड़े बड़े आम मिले, नहीं पॉसिबल है। आप आम ही लगाए हो और आम ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन वैरायटी है। तो सफलता शब्द में फल आता है, जिसका मतलब है कि सफलता बेसिकली किए हुए कर्म का परिणाम है। तो उस फल का आधार, उस फल का बीज जो है वो हमारा कर्म है। तो सफलता को डिफाइन हमारे कर्म करते हैं। सफलता की परिभाषा वास्तव में किए हुए कर्मों पे है। शब्दों में हम उसको बहुत सजा सकते हैं, बहुत डिटेल में उसको बता सकते हैं, बट मैं समझता हूँ सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। कर्म क्या किया है वही फल प्राप्त होगा। हाँ, अब उस शब्द में हमने एक और एक्स्ट्रा लेटर जोड़ा है, स, और वो स जो है रिप्रेजेंट करता है सात्विकता को। जितने हम सात्विक कर्म करते हैं उसका फल उतना मीठा होता है। कई लोग खट्टा फल भी पसंद करते हैं, तो खट्टे में कुछ बुरा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में मीठा फल मतलब समथिंग दैट वी ऑल लव एंड लाइक। खट्टा मतलब मे भी पसंद नहीं। बट अगर हम खट्टे को एज ए नरिशमेंट भी समझे, एक अच्छा भी समझे, तो कितना खट्टा। तो एक सात्विक कर्म ही सात्विक फल का बीज होता है। तो इसलिए फलता तो सबको है, सफलता उसको मिलती है जो सात्विक कर्म करता है। तो फल तो हर एक को मिल रहा है, चाहे वो अच्छे कर्म कर रहा है, चाहे वो बुरे कर्म कर रहा है, चाहे वो जैसा भी लक्ष्य उसने निर्धारित किया है उसको वो अचीव कर ही रहा है। आज एक नेगेटिव लक्ष्य रख करके चलने वाला व्यक्ति जब कुछ करता है वो उसको भी प्राप्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने लक्ष्य रखा है कि मुझे अपने जीवन को समाप्त करना है, किसी ने लक्ष्य रखा है कि मुझे किसी और को एकदम नुकसान पहुंचाना है, किसी ने सोचा है मुझे कुछ और नेगेटिव कर्म करना है, वो भी उसको हासिल करते हैं। बट उसको हम सफलता की कैटेगरी में नहीं काउंट करते, चाहे उसने कितने भी नेगेटिव कर्म किए हैं। इसका मतलब क्या, फल तो कोई भी कर्म मुझे दिलाएगा ही, लेकिन वो कर्म क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या वो कर्म सात्विक है, क्या वो कर्म असात्विक है, वो डिपेंड करता है कि मैं खुद को फिर सफल कहलाऊं या नहीं कहलाऊं। तो मेरे हिसाब से सफलता मतलब फल जो कि सात्विक कर्मों के आधार से प्राप्त हो रहा है, उसे हम सफलता कहेंगे। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर परिभाषा आपने बताई सफलता के बारे में, कि सफलता हर एक के लिए अलग होती है, अपने हिसाब से होती है। सो ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन शांतनु भाई। इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से सफलता की चाबी क्या है, या और ये सफलता की चाबी किसके पास होनी चाहिए, इस चाबी का क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम कुछ कार्य करते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमको फोर्स करते हैं, या आजकल पीयर ग्रुप का प्रेशर रहता है, या फिर फैमिली में हमें कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और फिर उसके बाद जब सफलता मिलती है तो उसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? तो आप थोड़ा हमें बताएं। मैं आपको ही एक सवाल पूछूंगा कि आपने कुछ किया, ठीक है, उसका फल आपको ही मिलना है, तो वो फल आप कैसा एक्सपेक्ट करते हो, आपको कैसा फल पसंद है? पॉजिटिव ही अच्छा लगेगा। पॉजिटिव ही अच्छा लगेगा, राइट? तो जब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ इस प्रकार के फल खाऊं, जैसे हम सबका एक डाइटरी प्लान होता है ना, कि हम कुछ फलों को खाते हैं, कुछ को नहीं खाते हैं, किसी को किसी फल से एलर्जी होती है, किसी को किसी फल से अलग ही रिएक्शन हो जाता है। तो हमको पता होता है कि क्या हम खा सकते हैं, क्या हम नहीं खा सकते। ऐसे ही हमको हमारे बारे में खूब अच्छे से पता है कि भाई मुझे क्या चाहिए। तो अगर मुझे ये पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो क्यों ना मैं अपने चाहना के हिसाब से कर्म करूं, ताकि जो फल मुझे मिल रहा है वो वही हो जो मैं चाहता हूं। तो पहली चाबी तो ये है कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं चाहता क्या हूं।
तो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या सूट करता है, ये पता होना, ये अवेयरनेस होना, ये जागृति होना बहुत जरूरी है। दूसरा एस्पेक्ट उस चाबी का ये है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं परिश्रम कर रहा हूँ, कई लोग बोलते हैं कि सफलता के लिए यू नीड टू डू हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। बट मैं इस लाइन को बहुत ज्यादा मानता नहीं हूँ कि परिश्रम से ही सफलता मिलती है। अगर परिश्रम से ही सफलता मिल रही होती तो आज जितने किसान सालों साल परिश्रम कर रहे होते उनको उसका फल नहीं मिलता है। तो फिर तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया कि परिश्रम से सफलता जरूर मिलती है, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। नहीं, इट इज स्मार्ट वर्क दैट लीड्स टू सक्सेस। स्मार्ट वर्क मतलब जो लक्ष्य मैंने रखा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैंने किस प्रकार का अरेंजमेंट किया है, किस प्रकार की मैंने व्यवस्थापना की है, क्या चेंजेस किए अपने प्लानिंग में, हाउ स्मार्टली आई हैव प्लान्ड, दैट लीड्स टू माय सक्सेस। तो इट्स नॉट हार्ड वर्क दैट लीड्स टू सक्सेस। आपने देखा होगा 5 स्टूडेंट होंगे, 5 में से एक स्टूडेंट बहुत मेहनत करते लेकिन उसको उतने नंबर नहीं मिलते जितना उसने मेहनत किया है। एक स्टूडेंट होता है जो पढ़ता ही नहीं, बस खेल कूद कर रहा होता है लेकिन फिर भी उसको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, राइट? तो इसका मतलब हार्ड वर्क से नंबर नहीं आ रहा है, इट इज विद द स्मार्ट वर्क जिससे वो नंबर आ रहा है। भले वो सारा दिन खेल रहा है लेकिन उसने क्लास में बैठ करके जो फोकस, जो अटेंशन दिया होगा, उससे उसके लिए एनफ है एग्जाम में अच्छे नंबर लाना। और कोई व्यक्ति जो फुल टाइम बैठ करके बहुत अभ्यास कर रहा है, उसने हो सकता है समय दिया है लेकिन जो वो डेडिकेशन बोलते हैं ना, जो लगन बोलते हैं, वो कम दिया है। समय के हिसाब से लगन दिया है लेकिन जो फोकस होना चाहिए, जो एकाग्रता होनी चाहिए, वो नहीं दिया होगा, इस वजह से वो नंबर नहीं आ रहा। तो इसलिए पहला एस्पेक्ट है कि मुझे पता होना चाहिए मैं क्या चाहता हूँ, अवेयरनेस। दूसरा चीज ये समझ में आना चाहिए कि मैं स्मार्ट काम कर रहा हूँ या मैं हार्ड लेबर इंटेंसिव काम कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं परिश्रम वाले कर्म कर रहा हूँ तो मैं खुद को थका दूंगा, और जब तक मुझे वो फल मिलेगा सफलता का, मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। तो फिर फायदा ही क्या हुआ इस पूरे परिश्रम का। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है समझना कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरा जो प्रोसेस है, जो मेरी प्रक्रिया है, वो टू मच परिश्रम वाला तो नहीं है। श्रम जरूरी है लेकिन परिश्रम जरूरी नहीं। श्रम तो करना ही पड़ेगा, एक्शन तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन टू मच नहीं। क्योंकि आज समय ऐसा है कि हम बहुत कम करके बहुत ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कह लीजिए, ज्ञान कह लीजिए, सहयोग कह लीजिए, एक दूसरे का कोलैबोरेशन कह लीजिए, ये बहुत ज्यादा है। तो अभी कम कम मतलब जितना चाहिए उससे कम नहीं, जितना चाहिए उतना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन टू मच करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए राइट अमाउंट ऑफ श्रम, स्मार्ट श्रम आई वुड से इंस्टेड ऑफ परिश्रम। अवेयरनेस, मनस्मृति की मुझे चाहिए क्या, क्या मुझे पसंद है, क्या मुझे सूट करता है, ये खुद के बारे में जो ये अवेयरनेस है, जागृति है, खुद को समझना, ये बहुत जरूरी है। और तीसरा, जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी एक्शन हम सिंगल करते नहीं है। आपको लग रहा होगा कि भाई मैं तो अकेले इस घर में रहता हूँ, वर्क फ्रॉम होम है, खुद का ही खाना पकाता हूँ, खुद ही खाता हूँ, सब कुछ खुद ही कर रहा हूँ। ये हम सिर्फ सोच रहे हैं ऐसा, बट ऐसा एक्चुअली है नहीं ना। जिस घर में मैं रहता हूँ वो मैंने अपने हाथों से बनाया, किसी और ने बनाया। जो खाना मैं खा रहा हूँ वो मैंने उगाया नहीं, किसी और ने उगाया है। जो काम मैं कर रहा हूँ, चाहे मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ या मैं इन पर्सन जाके कर रहा हूँ, वो भी मैं किसी संगठन के साथ कर रहा हूँ, या एटलीस्ट मेरे से ज्यादा एक व्यक्ति तो जुड़ा ही होगा, है ना। इट्स नॉट एटलीस्ट कि मैं ही अकेला अकेला काम कर रहा हूँ, देयर मस्ट बी वन और टू एटलीस्ट पीपल जो जुड़े हुए होंगे। तो ये भी समझना कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वो इनके भी हित में है या नहीं है। क्योंकि अगर मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो केवल मेरी हित का है, इनके हित में नहीं है, तो भी एट द एंड ऑफ द डे हम खुद को सफल नहीं कह सकते। क्योंकि सफल मतलब ही क्या, ऐसा फल जो स्वीट है, सात्विक है, और जिसमें हर एक का हित समाया हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये 3 बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो ये चेतना इस बात की, इस जागृति इस बात की, अवेयरनेस इस बात की कि मैं खुद को ठीक से समझूं, मुझे क्या चाहिए। दूसरा, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे कितना करना चाहिए उसके लिए। और तीसरा, मैं किनके साथ कर रहा हूँ, उनको कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। जब ये बातें मेरे ध्यान में होती हैं तो मुझे
यूनिवर्स का सहयोग मिलता है, आसपास के लोगों का सहयोग मिलता है, परमात्मा का सहयोग मिलता है, समय का सहयोग मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा प्रोसेस है बड़ा सात्विक है, इसमें मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ। तो चूंकि अब मैं 3 फैक्टर्स मैंने अपनी तरफ से ऐड किए, तो जो चौथा फैक्टर है वो बाकी चारों तरफ से ऐड हो जाता है। परमात्मा का सहयोग, ब्रह्मांड का सहयोग, आसपास की आत्माओं का सहयोग, समय का सहयोग, भांति भांति प्रकार के सहयोग आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाकी 3 चीजें वो बहुत राइट, एक्यूरेट और सात्विक है। तो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे इंटेंशन क्या है। जब कर्म करते हैं इंटेंशन राइट होनी चाहिए। जिसके साथ हम काम करते हैं, जिसके लिए काम करते हैं, उनके साथ भी एक लॉयल्टी होनी चाहिए, ताकि वो सारा पॉजिटिविटी में टर्न हो जाए और सफलता ना ही सिर्फ हमें मिले, पर फॉर एग्जांपल कंपनी में काम करे तो प्रोजेक्ट पे काम करे तो पूरा प्रोजेक्ट ही एक तरह से सक्सेस हो जाता है। तो रियली इंटेंशन की बात आ जाती है कि हमारे इंटेंशन क्या है जब काम करते हैं। ब्यूटीफुल। और मैं एक एग्जांपल इसमें देना चाहूंगा। जी। जैसे मान लीजिए आप किसी होटल में जॉब करते हैं, ठीक है, और आप वहां पर शेफ हैं। तो आपका इंटेंशन जब आप वहां जाते हो तो क्या है इंटेंशन? इंटेंशन ये है कि मैं सबसे टेस्टी खाना बनाऊं, या इंटेंशन ये है कि मैं बहुत हेल्दी खाना बनाऊं, या इंटेंशन ये है कि मुझे बस 9 to 6 जॉब करना है और घर जाना है वापस, ताकि मंथ एंड मुझे पैसा मिल जाए, या इंटेंशन ये है कि आज मैं क्या नया कर सकता हूँ, लेट मी जस्ट सरप्राइज माई सेल्फ, मैं खुद को क्या नया मौका दूं खुद को सरप्राइज देने का। क्या इंटेंशन मैं कैरी कर रहा हूँ, वो इंटेंशन, वो जो मेरी भावना है, वो मेरे कर्म में आएगी, मेरे व्यवहार में आएगी, और नेचुरली वो चीज क्या करेगी, मेरे चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करती है। उससे बाकी चीजें संभावित होने लगती है। तो संभावना शब्द में भी भावना शब्द आता है, और संभावना मतलब क्या कि पॉसिबिलिटीज। तो वो जो पॉसिबिलिटीज है वो डिपेंड करती है हमारी भावना पे। तो पॉसिबिलिटीज डिपेंड ऑन आवर इंटेंशंस। अगर मेरे इंटेंशंस, मेरी भावना बड़े बड़े ही बेसिक हैं, बड़े ही एवरेज हैं, तो संभावनाएं कम है, पॉसिबिलिटी टू प्रॉस्पर, ग्रो करने की संभावनाएं कम है, सफल होने की संभावनाएं कम है। लेकिन अगर मेरी भावना या इंटेंशन बहुत हाई है, बहुत ऊंच है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत सात्विक है, तो संभावनाएं बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। एक और अच्छी स्टोरी इसमें मुझे याद आती है। जब पहला व्यक्ति चांद पे भेजा जा रहा था, एंड प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जाते हैं स्पेस स्टेशन पे चेक करने के लिए कैसा काम चल रहा है, क्या चल रहा है। तो इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी, आपको इंटरनेट में भी इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो वो जब ऐसे सारे बड़े ऑफिसरों से, साइंटिस्ट और सारे एस्ट्रोफिजिशियंस और ये सब से बात कर रहे होते हैं, तो सब कोई बोलता है हम ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। ऑन द वे टू एंटर, वहां पर एक हैंडीमैन था, है ना, जो सफाई कर रहा था पेवमेंट का या कॉरिडोर का। तो ही आस्क्स हिम, व्हाट आर यू डूइंग हियर? आई एम सेंडिंग अ मैन ऑन मून। वो है हैंडीमैन, वो लगा तो झाड़ू पोछा ही कर रहा है, सफाई का ही काम कर रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है कि मैं जो झाड़ू पोछा कर रहा हूँ ना, इस ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इस बड़े लक्ष्य में। तो वो खुद को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा कि मेरे से, मैं जो कर रहा हूँ उसका क्या लेना देना इससे, नहीं। ही हैड सो मच ऑफ, क्या बोलेंगे उसको, भावना उसकी इतनी हाई है कि अपने कर्म के प्रति भी उसकी भावना कितनी ऊंच है, कितनी श्रेष्ठ है। वो खुद को नीचा नहीं कर रहा है, अपने कर्म को नीचा नहीं कर रहा है, दूसरे को टू मच ऊंचा नहीं कर रहा है। तो वो जो भावना है अपने कर्म के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, वो उसको एक बड़े भावना से जोड़ देता है कि हमें इंसान को चांद पे भेजना है। और ये जो अवेयरनेस है, ये जो स्मृति है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ झाड़ू नहीं लगा रहा हूं, मैं झाड़ू लगा रहा हूं, लेकिन मेरा इंटेंशन, मेरी स्मृति है कि मैं मदद कर रहा हूं एक व्यक्ति को चांद पे पहुंचाने की। तो आप समझ रहे हैं कि भावना और स्मृति दोनों का खेल बहुत जरूरी है। एक तो भावना ये होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ ये बहुत श्रेष्ठ है, और स्मृति ये होनी चाहिए कि कौन सी स्मृति से मैं खुद को हमेशा अपडेट रखता हूँ। स्मृति क्या है कि मैं इतने बड़े काम के साथ, इतने बड़े लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो ये स्मृति और भावना जब राइट होती है, सफलता तो आपे ही हमारे पास आती है। ब्यूटीफुल शांतनु भाई, दैट्स रियली नाइस।
जैसे आपने एक्सप्लेन किया, इंटेंशन, भावना कैसे एक साथ, अवेयरनेस कैसे जुड़ी हुई है, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। एक और प्रश्न है इसके ही साथ में कि जब इंसान को सफलता मिल जाती है, क्योंकि बहुत जैसे आपने बताया हार्ड वर्क दुनिया में सोचते हैं, हार्ड वर्क करके एक टारगेट होता है, एक गोल होता है, जब उन्हें वो प्राप्त करते हैं और वो जब वहां पे पहुंच जाते हैं तो उसको मैनेज कैसे करना होता है, संभालना कैसे होता है, क्योंकि पहुंचना एक बात है, उसको मेंटेन करना एक बात है, तो तभी उनकी अवेयरनेस, मन स्थिति कैसी होनी चाहिए, उस पर आप थोड़ा बताएं। ये तो मैंने बहुत कॉमनली देखा है, स्पेशली फॉर एग्जांपल जब हम लोग भी स्टूडेंट थे तो हमारा लक्ष्य कभी हमको मिलता ही नहीं था। मना हमने लक्ष्य रखा कि हमें ये करना है, वो कर लिया तो भी हम खुश नहीं होते थे, हम सोचते थे कि अभी तो ये हो गया, अभी और करना है। जो वो एंजॉयमेंट टाइम था, अपने ही परिश्रम के फल को एंजॉय करने का टाइम, तो वो कभी हमारे पास आता ही नहीं था। लेकिन मतलब हमारे पास इन द सेंस, मैंने देखा मेरे फ्रेंड सर्कल्स में कि कैसे वो एक लक्ष्य से जंप करके दूसरे लक्ष्य पे, तीसरे लक्ष्य, सफलता पे सफलता, सफलता पे सफलता पाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं, लेकिन उसको एंजॉय करने का उनके पास समय नहीं है। अच्छा, जिसके पास समय है एंजॉय करने को, वो इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं कि बस वो वहीं पर बैठ गए और आगे जाना ही नहीं चाहते, ओवर सैचुरेटेड हो गए हैं। और कुछ ऐसे लोगों को भी मैंने देखा जो सफलता पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं और ज्यादा सस्टेनेबल है। वो हर फील्ड पे ग्रो कर रहे हैं, वो इंटरनली ग्रो कर रहे हैं, आंतरिक उनमें है, उनका मेंटल वेलबींग बहुत अच्छा है, उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा है, उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। तो आई हैड विटनेस दीज 3-4 काइंड्स ऑफ पीपल। और जो मेरे को बड़ा उसमें डिफरेंस दिखता है हर एक में, वो ये है कि वो स्मृति क्या लेकर के चल रहे होते हैं। जैसे पहले ग्रुप में मैंने देखा जो एक लक्ष्य में पहुंच करके रुकते ही दूसरे लक्ष्य के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं, उनकी स्मृति ये होती है कि मेरे को ज्यादा पाना है, ज्यादा पाना है, ज्यादा पाना है, बाकियों से ज्यादा, बाकियों से ज्यादा, ये मिल गया, अब ये, अब ये। तो उनकी स्मृति में ये नहीं होता कि मैं जिस चीज के लिए भाग रहा था वो क्या है, थोड़ा देखूं तो सही। अच्छा, उसने किया, अब मेरे को भी वो करना है, वो कर लिया, अब मेरे को दूसरा करना है। तो ये जो कंपटीशन वाली स्मृति है, ये जो प्रतियोगिता वाली जो भावना है, ये व्यक्ति को इतना ज्यादा परिश्रम कराती है कि जब उसके हाथ में उसका श्रमदान आता है, उसका जब फल आता है, उसको लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे को और ज्यादा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भावना प्रतिस्पर्धा की थी, कंपटीशन की थी। एंड जैसे ही वो कंपटीशन वाली फीलिंग के साथ उन्होंने वर्कआउट किया, तो जो उनको कंपेंसेशन मिला वो उनको हमेशा कम लगा, और इस वजह से वो जो कंटेंटमेंट है वो नहीं था, एंड दे स्टार्टेड डूइंग मोर, और चाहिए और चाहिए। सेकेंड ग्रुप के साथ मैंने देखा कि जब उनको मिल गया, वो इतने ठंडे ठाकुर हो जाते हैं कि भाई अब तो मिल गया, अब तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या करते हैं, बहुत परिश्रम किया, मेहनत की, बहुत स्टैटिस्टिक्स लगाया, बहुत बुद्धि योग लगाया, और उन्होंने एक फल प्राप्त किया। उस फल को वो खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, और इतना समय से खा रहे हैं कि उन्होंने नया फल इकट्ठा ही नहीं किया कि आगे भी जर्नी जा सके, मतलब सारा खर्चा इधर ही कर दिया। और वो खाने में इतने ज्यादा मशगूल हो गए कि वो ये भूल जाते हैं कि भाई ये फल कोई नया फल नहीं है, मेरे लिए नया होगा, लेकिन ये तो और भी 10 लोग खा रहे हैं। तो एक में प्रतिस्पर्धा टू मच था, एक में कुछ और नया करने की भावना बिल्कुल नहीं, तो वो एक ही फल खाते खाते, एक ही फल खाते खाते वहीं पर सैचुरेट हो जाते हैं। फिर उनको देख करके दूसरों को लगता है इनके जैसा तो हमको नहीं बनना, पहले ग्रुप को भी देख लगता है इनके जैसा तो हमको नहीं बनना, इनसे कुछ सीखने को है ही नहीं। बनना तो खैर किसी के भी जैसा नहीं चाहिए, लेकिन इनसे भी सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है, इनसे भी सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है। जो तीसरा ग्रुप रह जाता है, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि बहुत कम लोगों का एक समूह होता है। मेरे छोटे से जीवन काल में मैंने हर प्रकार के लोगों को देखा है, जो बहुत टॉप पे बैठे हुए हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस, चाहे धन की सफलता कह ले, उसमें वो बैठे हुए हैं। मैंने ऐसे लोगों से भी मुलाकात की है जो जन की सफलता का अनुभव कर रहे हैं। जन की सफलता मतलब बहुत लोकप्रिय है वो, भले धन नहीं होगा उनके पास, लेकिन लोकप्रिय है।
फिर कुछ ऐसे लोगों से मिला हूं मैं जो मन से बड़े सफल हैं। ना उनके पास धन होगा, ना उनके पास परिजन है, ना उनके पास इतना कुछ है, बट वो अंदर ही अंदर बहुत खुश है, बहुत सेटिस्फाइड है। और मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो तन से बहुत सफल हैं। दे आर वेरी नाइस विद देयर फिजिक एंड एवरीथिंग, लेकिन ना धन है, ना जन है, ना मन है। बहुत 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 कम लोगों को ऐसा मैंने देखा है जिनके पास तन की सफलता है, धन की सफलता है, मन की सफलता है, जन की सफलता है। और ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके हर कर्म में उन्होंने स को याद रखा है, विच इज सात्विकता को। जिन्होंने अपनी भावना सात्विक रखी है, अपना लक्ष्य सात्विक रखा है, अपना प्रोसेस, प्रक्रिया सात्विक रखी है, अपना संबंध सात्विक रखा है, और सदा सर्वशक्तिवान को साथ रखा है, सात्विकता के सागर को अपने साथ रखा है। केवल इन्हीं लोगों को मैंने पाया है जो तन, मन, धन और जन चारों रूपों से सफल है। हाँ, मतलब तन से सफल मतलब ऐसा नहीं कि उनको सर्दी खांसी बुखार नहीं होता है, या उनको पेट दर्द नहीं होता है, या उनको कोविड नहीं होता है। ये सब होता है, लेकिन ये बीमारियां उनको नीचे नहीं ले आती है, ये बीमारियां उनको और कुछ सिखाती हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनको कोविड हुआ और वो फिर लाइक मुझे बाहर आना ही नहीं है, मुझे किसी से मिलना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे को कोविड हो गया है। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिनको कोविड हो गया, वो फुल टाइम काम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो मतलब बीमारी वही है, लेकिन तन ने उसको एक्सेप्ट कैसे किया है, मन ने उसको एक्सेप्ट कैसे किया है, उस पर डिपेंड किया उन्होंने कर्म कैसे किया है। तो ये तन की सफलता, तन में जो सात्विकता, तन की सात्विकता माना क्या? क्या भोजन कर रहे हैं, कैसे कैसा नींद कर रहे हैं, कितना फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब तन की सात्विकता, तन की सफलता निर्धारित करेगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास टू मच धन है लेकिन मैं अपने तन का ख्याल ही नहीं रख रहा हूँ, फिर वही धन मेरे तन के ख्याल के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जा रहा है। इसको तो हम सफलता नहीं कहेंगे। लेकिन तन की सफलता मतलब तन का प्रॉपर ख्याल रखना, ताकि तन तंदुरुस्त रहे। तन दुरुस्त रहे तो आपका काम भी दुरुस्त होगा। फिर मन की सफलता मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, सात्विकता कितना है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सात्विक व्यक्ति है तो उसको कभी नेगेटिव फीलिंग्स का सामना नहीं करना पड़ा है, नेगेटिव फीलिंग्स को फाइट नहीं करना पड़ा, ऐसा नहीं है। उनके पास भी नेगेटिव फीलिंग्स आती है, एटलीस्ट मेरे पास तो आती है, मैंने देखा है। और मैं खुद को एक सात्विक पर्सन ही कंसिडर करूंगा, लेकिन कितना टाइम मैं उसमें लगाता हूँ उस नेगेटिव फीलिंग से बाहर आने में, कितना जल्दी मैं उससे बाहर आता हूँ, कितना प्रोडक्टिव मैं हूँ उस दौरान, दैट डिसाइड्स माई मन की सफलता। एक हो सकता है कि मैंने बहुत बड़ा एक एग्जाम फेस किया, बहुत नेगेटिव सिचुएशन फेस किया, और उसको मैं काफी देर तक सोच रहा हूँ। तो हुआ क्या? घटना तो परसों घटी, लेकिन आज तक भी मैं उसको सोच ही रहा हूँ। तो घटना एक बार बाहर घटी, 50 बार मेरे बुद्धि, मेरे मन में घटी। तो वो घटना जो है मेरे मन की शक्ति को भी डिप्लीट कर रहा है, घटा रहा है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि मैं ये समझूं कि मैं भले नेगेटिविटी का सामना करूं, लेकिन कितना जल्दी उससे बाहर आ सकता हूँ, कितना जल्दी मैं प्रोडक्टिव बनता हूँ, ये बहुत जरूरी है। ये डिसाइड करता है मेरी मन की सफलता को। जन की सफलता, कई बार कर्म करते हुए, लक्ष्य को प्राप्त करते हुए हम भूल ही जाते हैं कि हम सोशल एनिमल्स हैं, हम लोगों के साथ रह रहे हैं। हम प्लैनेट मून में जमीन खरीद के नहीं रह रहे हैं, हम प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं, हमारे आसपास लोग हैं। लोग मतलब मुर्दों के साथ नहीं रहते, हम जीवित लोगों के साथ रहते हैं, जो सेंशियंट बीइंग्स हैं, जिनकी भावनाएं हैं, जिनमें अच्छा बुरा फील करने की शक्ति है। कहीं मेरे शब्द, कहीं मेरा स्पीड, कहीं मेरा कर्म किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहा है। फिर चाहे वो मेरा लौकिक संबंधी हो सकता है, मेरे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, चाहे वो मेरे वर्क रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, मेरे कोलीग्स हो सकते हैं, या वो मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई भी। आप मान लो यहाँ से आप अपने ऑफिस जा रहे हो, आपको एक मीटिंग अटेंड करना है, आपने उबर बुक किया है, आप उबर में बैठ गए हो और अपना मीटिंग का आप सारा डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हो, आपने उबर ड्राइवर को गुड मॉर्निंग तक नहीं किया। खैर, उबर ड्राइवर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप उसको गुड मॉर्निंग करो, लेकिन अगर आपने गुड मॉर्निंग किया होता तो उसने आपको रिटर्न में गुड मॉर्निंग बोला होता, एंड अनदर पर्सन्स गुड विश वुड हैव मेड योर मीटिंग मच बेटर।
तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम जन की सफलता में भूल जाते हैं। कि कई बार हमको लगता है कि सफलता मतलब हमको कुछ पाना है। नहीं, सफलता तो ये भी है ना कि हमने कुछ खोया नहीं हो। अगर मैंने कुछ पा लिया लेकिन रास्ते में मैंने तन खो दिया, समय या अपने जनों को खो दिया, मन की खुशी खो दी, फिर कुछ पाए तो उसका क्या फायदा है। और एक्चुअली मैंने देखा है, आप कई मूवीज भी देखो, उसमें यही दिखाता है कि लोग कहते हैं अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना पड़ेगा। मैं नहीं मानता ऐसा ये कोई फैक्ट है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ऐसा नहीं होता है। कुछ पाने के लिए कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, और इन्वेस्टमेंट को आप खोना नहीं कहेंगे। आपने कुछ लगाया है, राइट? आपको मान लो एक मोबाइल खरीदना है तो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे ना। आप इतने बोले मैंने पैसा खो दिया और फिर मेरे को मोबाइल मिला, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। तो इन्वेस्टमेंट जरूरी है, लागत लगानी पड़ेगी, दैट इज ट्रू, लेकिन उसको हम खोना नहीं कहेंगे। खोना किसको कहेंगे? जहां पर रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं, जहां पर मन उदास रहता है, एंजाइटी इश्यूज आ रहे हैं, जहां तन डिटोरिएट हो रहा है, हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है, इसको हम कहेंगे खोना। और फिर जब मैंने कुछ पाया तो उस पाने को मैं कुछ पाना नहीं सोच सकता। एंड जो लास्ट वाला था वो था कि तन मन धन, धन की सफलता, मतलब जो ये धन की सफलता। और आखिरी चीज जो है सफलता, मतलब कनेक्टेड टू दैट बीइंग। आपने जो बोला ना कि सफलता को मेंटेन कैसे करें। कई बार होता है जब हम ऐसा एक सिचुएशन पाल लेते हैं जिसको हम बहुत देर से पाना चाहते हैं, हम खुद को बहुत शाबाशी देते हैं, जो कि हमको देना चाहिए क्योंकि किया है मेहनत, हमने हमारा 100% लगाया, विच इज वेरी गुड, आप खुद को शाबाशी दो। लेकिन इमेजिन करो एक पल के लिए, अगर वो उबर ड्राइवर नहीं होता उस टाइम पे, वो अगर 5 मिनट लेट आता, आप 5 मिनट लेट पहुंचते मीटिंग में, आपका प्रेजेंटेशन लेट हो जाता, कई चीजें थी, तो क्या वो उबर ड्राइवर, वो ऐप बनाने वाली कंपनी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है? रास्ते में आपको ट्रैफिक कम मिला, मतलब बाकियों ने भी अपना अपना टाइमिंग अच्छे से सेट किया था, इसलिए आपको ट्रैफिक नहीं मिला। तो क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं है आपकी सफलता के? अच्छा, रास्ते में जाने के पहले, घर से निकलने के पहले आपके घर में किसी ने आपके लिए नाश्ता बनाया था, गरम गरम, आप वो खा के निकले, क्या वो नहीं जिम्मेदार है आपकी सफलता में? हम क्या सोच रहे हैं, मैंने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया था, मैंने आज अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, सब खुश हो गए, सब वाह वाह कर रहे हैं, तो हम जब अपने को काउंट कर रहे होते हैं और हम बाकी लोगों के प्रयास, छोटे छोटे बड़े बड़े प्रयासों को भूल ही जाते हैं कि उनका भी योगदान है। और हम ये तो भूल ही जाते हैं कि जब मैं रात को प्रेजेंटेशन फिनिश करके सेव करके सोने गया, मैं नेक्स्ट दिन उठा जिंदा, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो प्रकृति का एक देन है, परमात्मा का एक सहयोग है, समय का एक सहयोग है, हमारे पास्ट कर्मों के फल का एक सहयोग है, कई फैक्टर्स हैं। इसलिए ज्ञानी गुणी जन कहते हैं कि जब सफलता प्राप्त होती है तो उसको ऐसा समझो जैसे सागर में दे दिया। कहते हैं ना कि कुछ पाया बट कुछ खोया, मतलब कुछ करो और उसको खो दो। किसमें खो दो? सागर में खो दो। लोगों ने एक कस्टम बना दिया कि जब वो गंगा या कोई बड़े अच्छे रिवर्स में जाते हैं या सागर में जाते हैं तो वो कॉइन फेंकते हैं, यू नो, कि भाई हमने एक मेमोरी क्रिएट कर दी। बट एक्चुअली वो कौन से सागर को देना है अपनी सफलता? परमात्मा, जो हमारे लिए सभी संभावनाएं क्रिएट करने में हमारी मदद करता है। बाकी ये लोग जिनको हम भूल जाते हैं या जिनको हम समझ याद भी नहीं रख पाते कि भाई कितने लोग जुड़े होंगे मेरी इस सफलता से, ऐसे लोगों का अगर हमें धन्यवाद करना है, तो कैसे करें? एक एक पत्ते को तो हम पानी नहीं दे सकते, तो क्यों ना हम बीज को पानी दे दें। बीज कौन? परमात्मा। तो अगर मैं अपने सफलता के लिए बारंबार परमात्मा को श्रेय दूं कि थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज मुझे ये चीज अनुभव हो रही है, बहुत बहुत थैंक्स। थैंक्स हर उस आत्मा को जिसकी वजह से मुझे ये अच्छा दिन देखने को मिल रहा है या ये फल मुझे मिल रहा है, हर एक को थैंक्स। तो ये जो श्रेयदान है, मैंने जो ये श्रेय दिया है किसी को, जो क्रेडिट मैंने दिया है, शेयरिंग दिस क्रेडिट, ये श्रेयदान जो है आत्मा के अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को बढ़ाता है। और ये जो ग्रैटिट्यूड की भावना है, ये जो आभार व्यक्त करने की भावना है, ये फिजियोलॉजिकली शरीर को बहुत हेल्दी रखता है, लाइट रखता है, बहुत फोकस्ड हो जाते हैं, बहुत अटेंटिव हो जाते हैं फिजिकल लेवल पे। इनर लेवल पे हम बहुत लाइट फील कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आभार दिया, अब हमारे पे किसी का बोझ नहीं है, सूक्ष्म कर्मों का बोझ नहीं है, क्योंकि हमने तो आभार दे दिया। और सबसे बड़ी बात,
हमने एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप को पक्का कर लिया परमात्मा के साथ। इसलिए अगर सफलता मिली है तो पहले देखना है कि सफलता कितनी सात्विक है, चारों पिलर्स पे खड़ी है या नहीं है। एंड पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, तन मन धन जन की सफलता के साथ साथ परमात्मा और अपने सभी साथियों को, परमात्मा, समय, प्रकृति, अपने श्रेष्ठ पुराने कर्मों को भी क्या मैंने श्रेय दिया है, थैंक्स बोला है। ये डिपेंड और ये डिसाइड करता है कि कितना हमारा जो सफलता है वो सस्टेन होने वाला है, कितना वो लॉन्ग लाइफ होने वाला है। और मैं एक और चीज इसमें बोलना चाहूंगा कि कई बार हमको क्या है ना, हम सफलता बोलते हैं तो हमको सिर्फ ऐसा लगता है कि अच्छी अच्छी चीजें होनी चाहिए। फेलियर्स को हम सफलता में काउंट ही नहीं करते हैं। हमको लगता है जैसे फेलियर तो मतलब बहुत नेगेटिव कुछ हो गया, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हर फेलियर में भी एक लेसन तो है ना, कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुआ था जिसकी वजह से ये फल मिला। तो अगर मैंने वो लेसन लर्न कर लिया तो वो भी मेरे लिए सफलता है। लेकिन अगर मैंने लर्न ही नहीं किया लेसन और मैं केवल उदास रहा, तो वो घटना तो फिर से मेरे साथ होने वाली, क्योंकि लेसन नहीं लर्न किया है। भाई मान लीजिए मैंने मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया किसी पेशेंट को और मैंने बोला ये खाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन अब वो पेशेंट जो है ना, उसने मेरा हैंडराइटिंग पढ़ पाया ना, केमिस्ट मेरा हैंडराइटिंग पढ़ पाया और गलत दवाई दे दिया, तो फिर क्या फायदा। तो अगर मैंने मान लो लिखते समय बहुत प्यार से लिखा होता कि भाई ये दवाई खाना है, और उसको बोला होता भाई पैरासिटामोल लेना है, तो उसको कम से कम साउंड याद रहता। और अगर वो लेसन मैंने नहीं सीखा कि भाई मेरी बैड हैंडराइटिंग की वजह से मेरे पेशेंट का नुकसान हुआ है, तो मेरी हैंडराइटिंग पे मैं कभी फोकस नहीं करूंगा। मैं बहुत एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, बट ऐसे बहुत एग्जांपल्स होते हैं। तो हर कर्म का एक फल है, या तो वो फल बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, हम एंजॉय कर रहे हैं, या तो हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। अगर हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर जो लेसन है, जो शिक्षा है, उसको हम देख नहीं रहे हैं। अगर उस शिक्षा को मैंने देखा है तो उस फल को मैं स्वीकार करूंगा, और जैसे ही फल को स्वीकार करूंगा तो क्या होगा, फल की शक्ति मेरे अंदर आएगी। इसलिए हर फल को स्वीकारना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये भी सफल होने में एक बहुत बड़ा चाबी होता है। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच शांतनु भाई। तो इसी से जुड़ा और एक प्रश्न है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कौन से गुणों व शक्तियों की आवश्यकता होती है? क्योंकि आपने जैसे बताया परिश्रम करना होता है या स्मार्ट वर्किंग करना होता है, पर उस समय भी अवेयरनेस यदि नहीं होती है या हमारे में शक्ति नहीं होती है फिजिकल मेंटल, तो सफलता प्राप्त करने में बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसी कौन सी शक्तियों पर या गुणों पर हम काम करें, उसको बढ़ाएं, ताकि सफलता ना कि हमें जल्दी जल्दी प्राप्त हो, पर हमें प्राप्त जरूर हो। तो आप इस पे थोड़ा हमें बताएं। आई थिंक आपने बहुत अच्छा शब्द मुझे दिया, जल्दी जल्दी प्राप्त, क्योंकि आजकल लोगों को जल्दी जल्दी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जिस समय आपको मिलना है उसी समय आपको मिलेगा, चाहे मैं कितनी भी हड़बड़ी कर लूं। चावल को जितने टाइम पे पकना है उतने ही टाइम पे वो पकेगा। मैं चाहे उसको जाके बोलूं चावल प्लीज जल्दी पक जा, मेरे को ऑफिस जाना है, तो भी चावल जल्दी नहीं पकेगा। उसको उतना ही समय लगेगा जितना उसको लगता है। चाहे आप उसको हॉट प्लेट पे बैठा दो, चाहे आप प्रेशर कुकर पे रख दो, आप कितने भी तरीके अपना लो, डिपेंडिंग ऑन योर तरीका, थोड़ा बहुत कम नीचे होगा समय का, लेकिन उसको जितना टाइम चाहिए उतना तो वो लेगा ही ना। या फिर आपको अधपका चावल खाना पड़ेगा। तो बेसिकली फल को पकने में जितना समय लगता है वो समय उसको देना पड़ेगा, चाहे मैं खुशी खुशी दूं, चाहे मैं पागल होकर के दूं, देना तो पड़ेगा ही। हाँ, खुशी खुशी देने में ये है कि मैं कुछ खोऊंगा नहीं, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं खोएगी मेरी। लेकिन अगर मैं उद्विग्नता के साथ, एंजाइटी के साथ, कब मिलेगा कब मिलेगा, ऐसे करके अगर मैं फल को समय दे रहा हूँ, पेशेंस दे रहा हूँ, तो वो मेरे को कुछ बेनिफिट नहीं कर रहा। सो फर्स्ट थिंग इज पेशेंस, धीरज। धीरज जो है वो सुखदाई है। कई लोगों को लगता है कब तक, इसका मतलब वो धीरज नहीं है। वो दिखने में धीरज जैसा है, लेकिन अंदर में तो उनका हलचल चल ही रहा है। जो धैर्यता के साथ चलता है उसको ये बुद्धि में होता ही नहीं कि कब तक, उसको पता है जब होना है होगा। मेरे पास एनफ एनर्जी है टू सस्टेन माई सेल्फ इन अदर थिंग्स।
तो धीरज, धीरता का बहुत बड़ा गुण होता है मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी। अगर मन स्टेबल नहीं है तो वो फोकस ही नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एक कटोरी है, उसमें पानी रख दो और आप उसको ऐसे हिलाते रहो और आप नीचे में क्या रखा है उसको देखने की कोशिश करो, आप कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको स्टेबल होने दिया तो आपको दिखेगा, अच्छा यहाँ पर चावल का दाना है, यहाँ दाल है, यहाँ पर एक सैंड है, यहाँ पर एक कंकड़ है, यू कैन सी इट। तो स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी कम्स विद धीरज, एंड धीरज कम्स विद पीस। सो स्टेबिलिटी, स्थिरता के लिए चाहिए धैर्यता, और धैर्यता आती है शांति से। तो कॉन्स्टेंटली ये खुद को रिमाइंड कराना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, आई एम अ बीइंग ऑफ पीस, मेरा नेचर ही शांत है। ये अगर मैं खुद को बार बार स्मृति दिलाऊं तो मेरे अंदर धीरज बढ़ेगा, मेरे अंदर स्टेबिलिटी आएगी, और स्टेबिलिटी आने से मैं ज्यादा लॉन्ग टर्म एक्शन में खुद को इन्वॉल्व कर सकता हूँ। अब ये कहने का क्या मतलब होता है कि मैं खुद को याद दिलाऊं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ? फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी, अगेन पानी का एग्जाम्पल लेते हैं। पानी को अगर मैंने फ्रिज में रख दिया तो क्या हो जाएगा? जम जाएगा, राइट? टू मच ठंडा, जम गया। अगर मैंने पानी को बाहर धूप में रखा तो वो टू मच हॉट, वाष्प बन जाएगा, इट विल वेपोराइज। बट अगर वही पानी को मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया तो वही बर्फ क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। वही वाष्प क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। मतलब उसका इटर्नल स्टेट क्या है? लिक्विड, तरल। इटर्नल स्टेट क्या है? ट्रांसपेरेंट। इटर्नल स्टेट क्या है? तरल। इटर्नल स्टेट क्या है? लिक्विड फॉर्म। उसको हॉट करेंगे तो उड़ जाएगा, कोल्ड करेंगे तो जम जाएगा, बट दीज आर सिचुएशन बेस्ड। बट ओरिजिनली वो क्या है? वाटर। सिमिलरली ओरिजिनली मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। सिचुएशन कई बार ऐसी आती है कि मैं राइट डिसीजन नहीं बना पाता हूं और मैं रिएक्ट कर देता हूं और मैं गुस्सा कर लेता हूं, तो इसका मतलब मैं वाष्पित हो गया। या सिचुएशन कई बार ऐसा आया और मैं ठीक से जज नहीं कर पाया कि मुझे क्या करना है, तो इस वजह से मैंने खुद को पीछे दबा दिया, मैं बर्फ जैसा बन गया, रॉक हार्ड हो गया, आई बिकेम वेरी रिजिड। बट विद विजडम, ज्ञान के साथ, स्मृति के साथ, मैं अगर खुद को याद दिलाऊं कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा हुआ, लेकिन वास्तव में डीप डाउन में हूं कौन? बर्फ भी पानी ही है, वाष्प भी पानी ही है। तो मान लो मेरे साथ कोई बहुत गुस्से के साथ बात कर रहा है, somebody इज वेरी एंग्री, और मैं अगर सिर्फ उसके गुस्से को देख रहा हूं तो मैं क्या समझ रहा हूँ? ये तो वेपर है, ये तो वाष्प है। लेकिन अगर मैं ये समझूं कि भले ही ये वेपर फॉर्म में है लेकिन है तो ये पानी, जैसे मैं पानी हूं ऐसे ये पानी है, तो इससे क्या होगा? सबके प्रति दृष्टि सेम हो जाएगी, एक सोल कॉन्शियसनेस क्रिएट हो जाएगा कि मैं आत्मा जैसा हूं, सामने वाली आत्मा भी वैसी है। इसके शब्दों से मैं खुद को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसकी भावना से मैं खुद को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है डीप डाउन ही इज वाटर। जैसे आइसबर्ग होता है ना, आइसबर्ग का केवल ऊपर का हिस्सा दिखता है विच इज लाइक रॉक हार्ड, लेकिन उसके नीचे 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 आप जाओ तो 1/9 इज ओनली ऑन टॉप, 8 आउट ऑफ 9th पार्ट इज डाउन। तो जो हमको ऊपर दिख रहा है हम केवल उसके आधार पर डिसीजन बना देते हैं, बट डीप डाउन हर आत्मा शांत स्वरूप है। क्योंकि हम गुस्सा बहुत देर तक नहीं कर सकते, हम नाराज बहुत देर तक नहीं रह सकते, हम शांत हो ही जाते हैं। तो इसका मतलब दैट स्टेट ऑफ तरलता, लिक्विड फॉर्म, वो हमारा ओरिजिनल फॉर्म है। तो मैंने इसको वाटर के साथ इसलिए एनालाइज किया कि वाटर जो है हमको इजीली इस चीज को अनुभव करने में मदद करता है, क्योंकि एयर हम देख नहीं सकते, इसलिए मैंने वाटर का एग्जाम्पल लिया। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये स्मृति जब मुझे रहती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो थंब रूल हो गया वो है स्मृति। स्मृति, अवेयरनेस। स्मृति से आया पीस, पीस से फिर पेशेंस, पेशेंस से आया फिर स्टेबिलिटी। स्मृति ही मुझे फिर एक और चीज याद दिलाती कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, आई एम अ वाइज सोल, मैं बुद्धिजीवी हूं। तो जब ज्ञान आ जाता है तो मेरे में परख क्षमता आती है, राइट डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन, लॉन्ग टर्म सोच करके डिसीजन बनाना, ये सब मेरे लिए फिर नेचुरल हो जाता है। तो ज्ञानी मतलब ये नहीं कि जिसने बहुत किताबें पढ़ी हैं वो ज्ञानी नहीं, बहुत किताबें पढ़ रहा व्यक्ति भी बहुत फेलियर्स फेस करता है,
लेकिन आप देखो गांव में, मैंने देखा है ये चीज पर्सनल में, एक अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो लखपति है, लाखों रुपए है, लेकिन एवरी डे ही सेज यार मेरे पैसे मेरे से संभल नहीं रहे। जो अपने पूरे घर जो अपने पूरे घर को संभाल रही है, वो विद वेरी लिटिल मनी, एंड दे आर ऑल वेरी कंटेंट। तो इसका मतलब वो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई, कॉमर्स पढ़ी हुई माता नहीं है। उस माता ने केवल अपने विजडम को यूज किया है। शी इज जस्ट बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, वाइज है वो। तो अपने विजडम को यूज किया, विच मीन्स शी हैज टैप्ड इनटू द पोटेंशियल ऑफ हर विजडम। तो हर आत्मा ऐसे ज्ञानी है। तो वो ज्ञान से जब मैं खुद को कनेक्ट करता हूँ, तो नेचुरली मेरे अंदर क्या आ जाता है, परख क्षमता आ जाती है। जिसकी परख क्षमता जितनी प्रखर है, जितना पावरफुल है, उसका डिसीजन मेकिंग उतना स्ट्रांग है। जिसका डिसीजन मेकिंग जितना स्ट्रांग है, उसके एक्शंस उतने डिटरमिन्ड है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता उसकी बहुत ज्यादा है। तो ज्ञान से आया परख क्षमता, परखने की शक्ति, और परखने की शक्ति से आता है निर्णय करने की शक्ति, और निर्णय करने की शक्ति से आता है फिर दृढ़ता। और जो जितना दृढ़ है वो उतना सफल होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्यार। अब आपको लगे कि प्यार का मेरे सफलता से या मेरे कर्म से क्या लेना देना है। मैं जिस चीज को करना चाहता हूँ उसको अगर मैं प्यार ही नहीं करता हूँ, तो उसको करते हुए भी मैं खुश नहीं रहूंगा, उसको फिनिश करके भी मैं खुश नहीं रहूंगा, और चूंकि मैं खुश नहीं हूं तो मेरे आसपास लोग खुश नहीं रहने वाले। इसलिए प्यार, प्रेम, वो है बीज। प्रेम बोलते हैं ना, प्रेम इज लाइक वाटर। आपने बीज ऐसे लगा दिया, मिट्टी पे ऐसे डाल दिया, ऐसे ऐसे डाल दिया, वो नहीं उगने वाला। आपने ऐसे छिड़क दिया तो भी नहीं उगने वाला। लेकिन अगर आपने उस मिट्टी को बहुत प्यार से, थोड़ा सा ऐसे अंगूठे से भी दबा के डाला, वो बीज उगेगा। तो प्यार जो है हमारे फास्ट स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। प्रेम में वो शक्ति है कि वो हमारे अंदर वो ग्रेविटी लाती है, स्थिरता, धैर्यता, ये सब लेकर के आती है। पहले प्यार खुद से होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे को बेनिफिट पहुंचाए, मेरे लिए नुकसानकारी नहीं हो। और दूसरा, मेरा जो कर्म है ये किसी और को नुकसान नहीं पहुंचे, ये मेरा प्यार है उनके प्रति। और तीसरा, मैं जो कर रहा हूँ उससे परमात्मा प्रत्यक्ष हो। मेरे कर्म को देखकर के, मैं होटल में शेफ भी हो सकता हूँ, लेकिन उसको, मेरे कर्म को करते हुए देखते हुए सामने वाले को लगना चाहिए यार, भगवान ने इसमें बहुत अच्छी कलाएं भरी। मतलब अनायास भगवान उनको याद आना चाहिए कि मैं भी शेफ हूं, बट इस बंदे को देख के ऐसा लगता है ही इज गॉड गिफ्टेड। ना, गॉड गिफ्टेड बोलता है ना, इसका मतलब क्या, कि मैंने कर्म ऐसे किए हैं, इस प्रकार से किए कि परमात्मा प्रत्यक्ष हो रहा है उससे। तो परमात्मा के प्रति प्रेम, अपने कर्म के प्रति प्रेम, स्वयं के प्रति प्रेम, आसपास के प्रति प्रेम अगर है, तो वो कर्म जो है बहुत पावरफुल हो जाएगा, और आत्मा जो है बहुत पावरफुल फील करेगी। तो स्मृति, ज्ञान, प्रेम, शांति, ये कुछ गुण हैं जो बहुत, ये कुछ बेसिक गुण है, और इनके ऊपर फिर कुछ फंक्शनल गुण होते हैं, जैसे धीरता और आदि आदि मैंने कहा। तो यानी ये सारे इंटरकनेक्टेड है, एक पर वर्क करते हैं तो सारे धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं। तो रियली कॉन्सेंट्रेट तो सिर्फ एक पे ही शुरू करना चाहिए शुरुआत से। थंब रूल्स, एब्सोल्युटली, ये सब चीज आ जाएगा। दैट्स राइट। थंब इज स्मृति। पहले खुद को याद दिलाए कि मैं हूं कौन। चाहे आप खुद को प्रेम स्वरूप कंसिडर करो, ज्ञान स्वरूप कंसिडर करो, शांत स्वरूप कंसिडर करो, वॉट एवर यू आर कंसिडरिंग, लेकिन थंब रूल है पहले स्मृति लाना, स्मृति याद दिलाना। वो कहानी है ना कि हनुमान तो बहुत पावरफुल था, लेकिन जब उसको बोला कि भाई आपको संजीवनी बूटी लेके आनी है, इसे मैं कैसे लेके आऊंगा, बट देन व्हेन ही वाज रिमाइंडेड कि तुम याद करो तुम कौन हो, तो ही कुड डू इट। तो वो याद, स्मृति, अवेयरनेस, दैट इज द थंब। थैंक यू। तो अभी आप हमें ये बताएं कि मेडिटेशन सफलता में कैसे हमें यूज होती है, और आपने अपने जीवन काल में कई सारी सफलताएं प्राप्त की है, तो आपने मेडिटेशन को कैसे यूज किया है और उससे आप सफल कैसे हुए? मेडिटेशन का पहला सबसे बड़ा बेनिफिट जो किसी भी व्यक्ति को मिलता है, चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन कर रहा है,
अगर ठीक तरीके से कर रहा है। करना एक बात है और सही तरीके से करना एक बात है। कई बार कई लोग मेडिटेशन में भी टू मच हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेडिटेशन में बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, बट मेडिटेशन इज नॉट अबाउट परिश्रम, दैट्स व्हाई वी से इजी राजयोग। माना जो आप योग कर रहे हैं वो सहज होना चाहिए। सहज होगा इसका मतलब वो नेचुरल है। जो चीज नेचुरल नहीं है वो सहज नहीं है। अभी मैं ऐसे बैठा हूं, मैं घंटों ऐसे बैठ सकता हूँ क्योंकि ये सहज है। और क्यों ये सहज है? क्योंकि ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है। अगर मैं ऐसे ऐसे करके कुछ डिफिकल्ट पोजीशन में बैठने की कोशिश करूं, कितनी देर बैठ सकता हूँ? 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा। बट उससे ज्यादा तो नहीं, क्योंकि वो प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, इसलिए वो सहज नहीं है। तो योग जो है, अगर वो राइट है तो वो सहज होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, योग का सबसे पहला फल ये है कि आपको इन द मोमेंट जीना सिखा देगा। आप टू मच पास, टू मच फ्यूचर में नहीं भटकेंगे। योग जो है आपको एकदम फोकस कर देगा कि आप अभी इन द मोमेंट जिए। तो इसलिए मेरे को जो बेनिफिट मिला है मेडिटेशन से, मैं वही आपको शेयर कर सकता हूँ कि इट हैज टॉट मी टू लिव इन द मोमेंट। और इस वजह से क्या है, मैं पास्ट ऐसा था तो अभी फिर से ऐसा होना चाहिए, इस अटैचमेंट में मैं नहीं जीता हूँ। दूसरा, मैं फ्यूचर के एंजाइटी में नहीं जीता हूँ कि भाई क्या होने वाला है। नहीं, मैं अभी जहां हूं ना, मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं इसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और मुझे आगे क्या होने वाला है इसको भी सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो आगे वाला भी अच्छा होना ही है। तो मेडिटेशन ने मुझे ये सिखाया है कि प्रेजेंट में कैसे जीना है, हाउ टू लिव इन द नाउ। ब्यूटीफुल। तो यानी लिव इन द मोमेंट, हर एक पल को जिए, रादर देन वो पल 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 जिंदगी बनती है, पर अगर वो पल ही ना जिए तो फिर जिंदगी क्या जिए। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे इसी के आधार पर आप हमें मेडिटेशन कराएं फॉर फ्यू मिनट्स प्लीज। थैंक यू। तो आप सब अभी जहां पर भी बैठे हैं, जिस भी जगह पे बैठे हैं, कोशिश करें कि आपका हाथ फ्री हो। ना मोबाइल की आवश्यकता है, किसी भी चीज की नहीं, जस्ट कीप देम असाइड। एकदम रिलैक्स बैठे। लंबी गहरी सांस लें और अनुभव करें कि ये सांसें जो चल रही हैं, ये मेरा तोहफा है, मेरे गिफ्ट्स हैं। जब मैं इन सांसों को सफल कर सकता हूँ, तभी मेरा जीवन सफल कहलाता है। बड़े लक्ष्य, छोटे लक्ष्य, एवरीडे के छोटे छोटे बड़े बड़े एम्स, सब एक किनारे। और अभी मेरा लक्ष्य है, अभी मेरे इन सांसों को मैं 100% यूज करूं, सफल करूं। अनुभव करें सब कुछ इस शरीर में स्मूथली चल रहा है। हार्ट अपना काम कर रहा है, लंग्स अपना काम कर रहा है, बॉडी इज वर्किंग परफेक्टली। इस शरीर को बहुत बहुत धन्यवाद दें। हर रोज ये शरीर आपकी मदद करता है, इसको थैंक्स करें। शुक्रिया अदा करें अपने आसपास के लोगों का, जिनके शब्दों से, कर्मों से आपको मदद मिलती है। अब शुक्रिया अदा करने का समय है परमात्मा का, उस महाज्योति को अपने सामने ले आए, पूरे प्यार से उसे धन्यवाद करें। मेरे प्यारे दोस्त,
आपका बारंबार धन्यवाद है। आप मुझे गाइड करते रहना। आपकी शक्ति से मैं अपनी परख क्षमता को बढ़ाऊंगा। आपके प्रेम में मैं अपने कर्मों को सफल करने का पूरा प्रयास करूंगा। आपकी शांति की शक्ति से मैं खुद को स्थिर, स्टेबल बनाऊंगा। मैं आपका साथी, आप मेरे साथी। यही मेरी सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है, चाबी है, कि आप मेरे साथ हो। ओम शांति।